नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि अब मैं आप लोग को एडिटोरिया के करंट अफेयर्स बुक का मैं करंट अफेयर्स करवा रहा हूँ, जिसके तहत मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें 1000 MCQ इस बुक का मैंने कवर करवा दिया है। तो दोस्तों देखिए, ये वाला सेक्शन मैंने ऑलरेडी आप लोग को कंप्लीट करवा लिया 34। अब मैं आप लोगों को 34 नहीं, ये नहीं, 45 मैंने कंप्लीट करवा लिया है। दोस्तों, अब मैं यहाँ से आप लोगों को 41 नंबर, 42 नंबर, 43, 44 चैप्टर करवाने जा रहा हूँ। 45 ऑलरेडी है, क्योंकि ये सेगमेंट बहुत ही बड़ा है और लेंदी है। बाकी सब तो मैं धीरे धीरे करके करवा ही दूंगा। तो चलिए, आज मैं आप लोग को 41 चैप्टर नंबर का प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम से स्टार्ट करते हैं। इसके 1-2 पार्ट में ही वीडियो आएंगे, लगभग 2-3 पार्ट में आएगा। इसमें मंथ वाइज दिया गया है करंट अफेयर। राष्ट्रीय घटनाक्रम में देखिए मंथ वाइज दिया गया है करंट अफेयर। तो इस मंथ में हम लोग मार्च 2022 के पहले महीने का देखेंगे। फिर इस तरीके से हम लोग पिछले मार्च 2021 तक का देखेंगे, 12 महीने का। तो देख लीजिए, पहला कह रहा है कि मार्च का पहला पॉइंट कह रहा है कि नागालैंड विधानसभा राष्ट्रीय नागालैंड विधानसभा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा कार्यक्रम को लागू कर पूरी तरह पेपरलेस बनाने वाला पहली विधानसभा बन गई। अब इससे यहाँ विधायी कार्यों का संचालन डिजिटली रूप से किया जाएगा। दोस्तों, इसमें पूछा जाएगा आपसे सवाल कि ये नेवा क्या है? तो नागालैंड ई विधान एप्लीकेशन, ये ऐसा कार्यक्रम है जिसके तहत पूरी तरह पेपरलेस बनने वाली पहली विधानसभा बन गई है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो पूरी तरह से पेपरलेस बनने वाली पहली विधानसभा है? तो आप बताएंगे नागालैंड यानी नेवा। दूसरा पॉइंट, आपको ये पता होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल के एक आदमी हैं जिनका नाम है प्रोफेसर श्रीपति टुडू। क्या नाम है? प्रोफेसर श्रीपति टुडू। कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के हैं। उन्होंने क्या कारनामा कर दिया है कि जो संविधान है ना हम लोगों का, उसको ओल चिक लिपि में अनुवाद किया है। कौन सी लिपि में? ओल चिकी लिपि में अनुवाद कर लिया है। ऐसा करने से क्या होगा कि जो लोग संथाली भाषा जानते हैं ना, उनको संविधान तक पहुंच सुनिश्चित होगा। मतलब जिन लोग को सिर्फ संथाली भाषा आता है, उन लोग के लिए आसान बना दिए हैं प्रोफेसर श्रीपति टुडू ने, जिन्होंने क्या किया है कि संविधान को ओल चिकी लिपि में अनुवाद कर दिया है। ठीक है। अब देखिए तीसरा न्यूज ये कह रहा है दोस्तों कि एक महाराष्ट्र के जिया राय बोल के एक 13 वर्ष की महिला है, माने एक लड़की है। जिया राय बोल के 13 वर्ष की लड़की है। कितने वर्ष की? 13 वर्ष की। कहाँ की है? तो महाराष्ट्र की। इसने एक ज़बरदस्त कारनामा कर दिया। क्या कर दिया है कि जो पाक जलडमरू देखते हैं ना, आपको ये सवाल बताना है पहले, पाक जलडमरू किसके मध्य है पाक जलडमरू? आपको ये सवाल का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में भेजना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका आंसर दे देंगे, या फिर जो आप लोग कमेंट करेंगे मैं उसका हट साइन दे दूंगा। समझ जाइएगा कि वही आंसर सही है। आप इसको मेरे कमेंट में आंसर भेजिएगा। देखिए, तो महाराष्ट्र के जो जिया राय हैं, उन्होंने क्या किया है कि पाक जलडमरू को तैरकर ही पार कर दिया है। और पता है मात्र 13 घंटा में। और ये पाक जलडमरू पता है कितना किलोमीटर का है? 29 किलोमीटर की दूरी का है। उस 29 किलोमीटर में इन्होंने मात्र 13 घंटा में पार कर गया, वो भी तैर करके। इसलिए इन्होंने ये कारनामा कर दिया कि सबसे कम उम्र की तथा सबसे तेज महिला तैराक बन गई है। 13 घंटे में 29 किलोमीटर पार कर गई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट न्यूज। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। देखिए, एक बोर्ड है जिसका नाम है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड। उन्होंने क्या किया है कि 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने का फैसला किया है। क्या? अब सवाल ये आपको पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो बताएंगे 5 अक्टूबर। फिर ये भी सवाल किया जा सकता है कि किसने ये घोषणा किया है? तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने। अगला न्यूज,
अब एक डेट, अब सप्ताह, एक डेट याद रखिएगा, 25 मार्च से 3 अप्रैल तक। कब से? 25 मार्च से 3 अप्रैल तक। इसमें क्या हुआ है कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा, भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है, कल्चरल मिनिस्टर, उन्होंने क्या, उनके द्वारा क्या हुआ है कि जो नई दिल्ली में लाल किला महोत्सव मनाया गया है, लाल किला महोत्सव भारत भाग विधाता का आयोजन किया गया है। 25 मार्च से 3 अप्रैल तक दिल्ली में, नई दिल्ली में लाल किला महोत्सव मनाया गया। भारत भाग विधाता किस मंत्रालय के द्वारा यह ऑर्गेनाइज किया गया? संस्कृति मंत्रालय। इसके तहत होगा क्या? तो इसके तहत होगा दोस्तों कि भारत के विरासत, कला, संस्कृति आदि से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट न्यूज कह रहा है हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश तथा केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय द्वारा शिमला में भारत का पहला SAI राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र बाईसाइकिल, मोटो क्रॉस तथा माउंटेन टेरेन बाइटिंग के एथलीटों को प्रशिक्षित करेगा। क्या है? हिमाचल प्रदेश, एक राज्य याद रखिए, हिमाचल प्रदेश, और भारत का जो केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय है, इन दोनों ने मिलके शिमला में, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में, इन दोनों मिलकर हिमाचल प्रदेश में भारत का पहला SAI राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो यह केंद्र बाईसाइकिल, मोटोक्रॉस तथा माउंटेन टेरेन बाइकिंग के एथलीटों को प्रशिक्षित करेगा। अब देखिए नया न्यूज, नेक्स्ट न्यूज कह रहा है दोस्तों कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री तथा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने संयुक्त रूप से 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जारी की है। हालांकि ये न्यूज इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इसका कुछ अच्छा सा डायमेंशन नहीं दिया गया है। फिर भी आपको ये याद रख लीजिए कि भारत का जो पर्यावरण मंत्री हैं और जो जल शक्ति मंत्री हैं, दोनों के ज्वाइंट रूप से उन्होंने 13 नदियों को कायाकल्प पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जारी की है। ये वाला न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डेट के साथ याद रखिएगा कि 29 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया है। सवाल पूछा जाएगा कि विप्लवी भारत गैलरी कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में। कब किया गया है? तो 29 मार्च 2022 को। किनके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यह गैलरी स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल क्रांतिकारियों का ब्रिटिश शासन के प्रति उनके विरोध को प्रदर्शित करता है। तो आप लोग को याद हो गया होगा कि 29 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी, ये इंपॉर्टेंट है, विप्लवी भारत गैलरी। नेक्स्ट न्यूज कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन किया। मोदी ने 2 उद्घाटन किया, एक तो कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का, और दूसरा गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। अब ग्रामीण विकास मंत्रालय भी कहाँ पीछे रहने वाला है? इसने जेंडर संवाद का 3रा संस्करण का आयोजन किया गया, और ये एक योजना चल रही है भारत में, दीनदयाल अंत्योदय योजना। दीनदयाल अंत्योदय योजना के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इसका किया गया है। अब एक दिल्ली सरकार ने एक अच्छा सा कारनामा किया, ये बेहतर कारनामा है दिल्ली सरकार का। अब तक जितने पॉइंट्स पढ़ा हूँ उसमें सबसे बेहतर यही लगा है। इन्होंने क्या किया है कि जो शहरी है, जैसे दिल्ली जो शहर हो गया, तो शहरी खेती के लिए मेगा अभियान चालू किया है। पूछा जाएगा आपसे एक सवाल कि मेगा अभियान कहाँ चालू किया गया, तो बताइएगा दिल्ली सरकार के द्वारा। फिर पूछा जाएगा इसमें क्या होगा, तो इसमें देखिए इसका उद्देश्य क्या है, बहुत बढ़िया। इसके तहत लोगों को घर में ही सब्जी उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार इसके लिए गोलमेज सम्मेलन का भी करेगा। तो ये बेसिकली इसका उद्देश्य क्या होगा दोस्तों? तो इसका उद्देश्य हो जाएगा कि घर में ही तरकारी मतलब सब्जी वगैरह उगाए जा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट न्यूज दोनों ही इंपॉर्टेंट न्यूज मिलेगा आपको, ये बहुत ही अच्छा न्यूज है। एक है स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश को मिला है और दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल को। फिर देखिए वुमेन एट वर्क कार्यक्रम कर्नाटक सरकार के द्वारा गया है। इसका उद्देश्य है कि 2026 तक 5 लाख शिक्षित महिलाओं को आवश्यक रोजगार प्रदान करना। वुमेन एट वर्क में उद्देश्य है
कि 2026 तक 5 लाख शिक्षित महिलाओं को आवश्यक रोजगार प्रदान करना। और स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग, इसमें प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश को आया है। IIT हैदराबाद, इसने भी एक बहुत बढ़िया काम किया है। इसने एक जीवन लाइट, क्या मैं यहाँ झंक गया है इसको से, मैं इसको लिख देता हूँ। IIT हैदराबाद ने व्यावसायिक उपयोग के लिए जीवन लाइट नामक स्मार्ट वेंटिलेटर विकसित किया। क्या विकसित किया? तो स्मार्ट वेंटिलेटर, नाम रखा जीवन लाइट। नेक्स्ट, एक केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और मध्य प्रदेश सरकार, मतलब नागरिक उड्डयन मंत्री और मध्य प्रदेश सरकार ने एक बेहतरीन काम किया है। एक ड्रोन स्कूल खोला है ग्वालियर में। क्या खोला है? ड्रोन स्कूल। ऐसा ही एक स्कूल, 4 और स्कूल खोले जाएंगे, इसके 4 अन्य स्कूल और खोले जाएंगे। आपको 2-4 पॉइंट याद रखना है कि अगर ड्रोन स्कूल पूछे कि कहाँ खोला गया है पहला, तो ग्वालियर में। और अगर पूछे पहला ड्रोन मेला कहाँ लगा है, तो भी ग्वालियर में। ग्वालियर में 2 चीज़ हुआ है, पहला ड्रोन मेला लगा है और पहला ड्रोन स्कूल खोला है। और ड्रोन शो पूछा जाए तो आप बताइएगा कि लखनऊ में। और अगर ड्रोन तकनीक पूछा जाए कि ड्रोन तकनीक कहाँ विकसित किया गया था, तो IIT गुवाहाटी में। अब देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने एक बेहतर काम किया है। इसने पुणे में भारत का पहला मेडिकल सिटी स्थापित करने की घोषणा की। बोला है महाराष्ट्र सरकार ने कि हम पुणे को मेडिकल सिटी स्थापित कर देंगे, और इस शहर को, मैंने पुणे शहर को, हम इंद्रियानी मेडी सिटी नाम रखेंगे। क्या नाम रखेंगे? इंद्रियानी मेडी सिटी। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि हम पुणे में मेडिकल सिटी स्थापित करने की घोषणा किया है। फिर बोला है कि हम इस शहर को इसके नाम पर इसको ऐसा करने के बाद इंद्रियानी मेडी सिटी रखेंगे नाम। अब देखिए, एक भारतीय रेलवे ने एक पहला गति शक्ति मल्टी मोडल कार्गो टर्मिनल, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भारतीय रेलवे के द्वारा, NTPC के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय रेलवे ने पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल आसनसोल डिवीजन में थापर नगर में शुरू किया है। यह प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए गति शक्ति योजना के अनुरूप यह रेलवे का सबसे अधिक ऊर्जा कुशल साधन है। बजट 2022-23 में 100 मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट न्यूज हरियाणा के गुरुग्राम का है। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा। सवाल पूछा जाएगा कि भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो हरियाणा के गुरुग्राम में। इस केंद्र में प्राचीन और आधुनिक ज्ञान के समन्वय से शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा। आप देखिए, नेक्स्ट न्यूज बिहार सरकार से आ रहा है। बिहार सरकार ने ये घोषणा किया गया है कि राज्य के लोगों को मानचित्र सहित भूमि संबंधी डिजिटल दस्तावेजों को घर घर पहुँचाएगी। ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य होगा। बिहार सरकार ने कहा है कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, हम आपके घर में आते हैं, आप लोग के हर घर में पहुंचेंगे और आपको मानचित्र सहित भूमि संबंधी डिजिटल दस्तावेज पहुंचाएंगे। अब तमिलनाडु सरकार, एक कंपनी है जिसका नाम है TPL का मतलब होता है तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। TPL का मतलब क्या होता है? तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। इसने क्या किया है कि भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लैब का मतलब लीनियर अल्काइल बेंजीन, LAB का मतलब लीनियर, L बोले तो लीनियर, A बोले तो अल्काइल और B बोले तो बेंजीन, लीनियर अल्काइल बेंजीन कंपनी बन गई है। इससे भारत में रसायन उद्योग को मजबूती मिलेगा। जो रसायन उद्योग है, मतलब उसमें ज़्यादा मजबूती मिलेगा। भारत का रसायन उद्योग लैब के बनने से बहुत ही मजबूती हो जाएगा। और ये क्या है TPL, तो का फुल फॉर्म तो तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। अब देखिए, एक मिशन इंद्रधनुष चलाया गया था। आपको पता होगा कि मिशन जो इंद्रधनुष है उसके तहत क्या टीकाकरण करवाया गया था। जो कोविड का वैक्सीन था वो करवाया गया था मिशन इंद्रधनुष के तहत। और उसमें ना उड़ीसा को भारत में शीर्ष स्थान हासिल हुआ है। मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण जब करवाया गया तो भारत में सबसे अधिक मात्रा में, मतलब शीर्ष स्थान हासिल किया है उड़ीसा। देखते हैं हम नेक्स्ट न्यूज, भारतीय विज्ञान। अब न्यूज है आपको IISc बेंगलुरु का। किसका? IISc बेंगलुरु का।
आईएससी बेंगलुरु का है, आईएससी बेंगलुरु का है। इसने क्या किया है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में लॉन्च किया है। क्या किया आईएससी बेंगलुरु ने? तो भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में लॉन्च कर दिया है। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, के माध्यम से भारत में इनोवेशन को बढ़ावा देना है। भारत में जो इनोवेशन है उसको बढ़ावा देना है इसके माध्यम से, एआई के माध्यम से। नेक्स्ट न्यूज कह रहा है कि भारत का मुंबई शहर से है। भारत का जो मुंबई शहर है 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है। दक्षिण एशिया में जितने बड़े बड़े शहर हैं ना, उन सब शहरों में मुंबई वाला शहर कहा है कि हम 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन कर देंगे, माने जीरो कार्बन इमिशन कर देंगे। ये मुंबई शहर ने बोला है, दक्षिण एशिया का पहला शहर, इंपॉर्टेंट है। भारत का अब तक का सबसे लंबा जहाज एमवी राम प्रसाद बिस्मिल। भारत का अब तक का सबसे लंबा जहाज क्या है? एमवी राम प्रसाद बिस्मिल। ये पश्चिम बंगाल के हल्दिया के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह पर पहुंचा। इस जहाज का लंबाई 90 मीटर है और चौड़ाई 26 मीटर। 90 मीटर लंबा और 26 मीटर चौड़ा, 90 मीटर लंबा और 26 मीटर चौड़ा ये जहाज है, जो कि हल्दिया के पश्चिम बंगाल के जो हल्दिया बंदरगाह है उस हल्दिया जिस जगह में, वहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है, वहाँ से गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह पर पहुँचा है। कौन कौन पहुँचा है? तो एमवी राम प्रसाद बिस्मिल। ये क्या है? भारत का अब तक का सबसे लंबा जहाज। अब ये आपको जनरल बिपिन रावत के बारे में आप जानते होंगे। इनके सम्मान में क्या किया है नई दिल्ली में कि चेयर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित करने की घोषणा किया है। दिल्ली सरकार बोला है कि हम बिपिन रावत के सम्मान में ना चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेंगे। सही, अच्छा बात है। अब एक वित्त वर्ष 2020-21 में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, आपको एक कंपनी का और नाम याद रखवाता हूँ, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड। इसने क्या किया है कि जो वित्त वर्ष 2020-21 था, उस वित्त वर्ष 2020-21 में 157 मिलियन टन कोयले का उत्पादन कर भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बन गया है। अगर भारत में पूछे कि भारत का सबसे बड़ा उत्पादक कंपनी कौन है, तो महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, जिसने 2020-21 में 157 मिलियन टन कोयला का उत्पादन किया है। नेक्स्ट न्यूज, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा मिराई को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि देश को कार्बन मुक्त बनाने की मदद करना है। आप लोग अगर गाड़ी वगैरह खरीदने जा रहे हों तो और थोड़ा बहुत पैसे ज़्यादा खर्च करना चाहते हों तो टोयोटा मिराई की तरफ देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये पूरी तरीके से हाइड्रोजन संचालित गाड़ी है और ये ऐसा इलेक्ट्रिक हाइड्रोजन ईंधन सेल, मतलब जो बैटरी बनाया गया है इसमें कुछ हाइड्रोजन से रिलेटेड करके बनाया गया है, ताकि जब ये जैसे आप पेट्रोल वगैरह मतलब का यूज करते हैं गाड़ी में तो आपको धुआं देता है, स्मोक मतलब देता है, माने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकालता है। लेकिन ये जब अवशेष निकालेंगे, इसका जो निकलेगा वो पानी निकलेगा, तो आप इसकी तरफ बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, चयनित स्थानों पर कार्बन न्यूट्रल कृषि का शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य होगा। इसके पहले चरण में 13 फार्म कार्बन न्यूट्रल खेती की जाएगी। केरल सरकार ने बजट, आपको बस इतना याद रखना है कि केरल सरकार ने कार्बन न्यूट्रल कृषि की शुरू करने वाला पहला राज्य होगा। केरल क्या होगा? तो कार्बन न्यूट्रल कृषि शुरू करने वाला पहला राज्य होगा। बस इतना ही याद रखिए, यहाँ से ज़्यादा मत याद रखिए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपना कांगड़ा ऐप जारी किया, जिसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित स्थानीय हस्तशिल्प की बिक्री को बढ़ावा देना। कांगड़ा ऐप याद रखिए, हिमाचल प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। कांगड़ा ऐप किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। केंद्र सरकार द्वारा मत्स्य सेतु ऐप जारी किया गया, इसके जरिए मछुआरों को जलीय कृषि प्रौद्योगिकी की जानकारी दी जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा मत्स्य सेतु ऐप जारी किया गया। केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थी को उचित मूल्य की दुकान की पहचान करने तथा वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली की सुविधा के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। मेरा राशन मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है?
तो खाद्य सुरक्षा, केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा को लाभार्थी को उचित मूल्य की दुकान की पहचान करने तथा वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली की सुविधा के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब देखिए कर्नाटक सरकार ने क्या किया है। कर्नाटक सरकार ने भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक इक्विवेरन लॉन्च किया है। क्या किया है पहला कर्नाटक सरकार ने, तो पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक इक्विवेरम लॉन्च किया है। यह वाटर डेटा बैंक विभिन्न संस्थानों से प्राप्त जल डेटा को सूची एकत्रित करेगा तथा जल के संबंध में विश्वसनीय जानकारी प्रदान करेगा। बहुत अच्छी जानकारी देगा। कर्नाटक सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया गया है? पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब गुजरात सरकार ने किया है कुछ, उसने एक नई खेल नीति 2022-27 मतलब 5 साल के लिए इसने एक नई खेल नीति की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य सिर्फ मात्र इतना है कि गुजरात राज्य में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना है। तो नई खेल नीति 2022-27 किसने शुरू किया है? गुजरात सरकार ने। जारी रिपोर्ट के अनुसार केरल राज्य में देश में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात है। भारत में यह अनुपात 103 बार। देखिए आपने मातृ मृत्यु नाम सुने होंगे, बड़ शब्द तो सुने होंगे। इस मातृ मृत्यु में केरल ने अव्वल आया है, मतलब पहले स्थान पे आया है। क्यों पहले स्थान पे आया है? क्योंकि 1 लाख जनसंख्या में केवल 30 ही मातृ मृत्यु होता है, केवल 30। लेकिन अगर भारत में यही देखें तो 103 होता है 1 लाख जनसंख्या में। अब सागर परिक्रमा है। तो सागर परिक्रमा क्या है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 5 मार्च को गुजरात के श्यामजी कृष्ण वर्मा स्मारक से शुरू और 6 मार्च को पोरबंदर में समाप्त हुआ। सागर परिक्रमा क्या है? तो आज़ादी का हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसके तहत 5 मार्च को गुजरात के श्यामजी कृष्ण वर्मा स्मारक से शुरू, 6 मार्च को पोरबंदर में समाप्त। भारत सरकार मत्स्य विभाग, गुजरात मत्स्य विभाग, भारत सरकार मत्स्य विभाग, गुजरात मत्स्य विभाग, भारतीय तट रक्षक आदि द्वारा संयुक्त रूप से। और इसका उद्देश्य क्या है? बस इसका उद्देश्य इतना है कि भारत के समुद्र तटीय राज्यों के मछुआरा समुदाय को एकजुट करना तथा मत्स्य उत्पादन या अन्य समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ावा देना। बस इतना ही सागर परिक्रमा का उद्देश्य है। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सवाल। कह रहा है कि सड़कों पर घूमने वाले जानवरों के इलाज के लिए चेन्नई में भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस की शुरुआत की गई। सड़कों पर जो घूमने वाले जानवर हैं तो उनको इलाज के लिए चेन्नई में भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस। पूछा जाएगा कि सड़क पर जो घूमते रहते हैं अननेसेसरी ऐसी जानवर, उनके इलाज के लिए भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहाँ शुरुआत किया गया है? तो आप बताएंगे तमिलनाडु में। भारतीय रेलवे ने रेल की दुर्घटनाओं से बचाने के लिए कवच नामक सुरक्षा प्रणाली विकसित की है। यह तकनीक किसी भी दुर्घटना से पहले ही ट्रेन को रोक देगी। और रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। उन्होंने इस मतलब क्या बोलते हैं, इस रिसर्च को, उसको क्या बोलते हैं, प्रयोग को उन्होंने अब उस इंजन में रहते हुए चेक किया है। अब इसका वीडियो भी वायरल हुआ, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो भारतीय रेलवे ने कौन सा नामक सुरक्षा प्रणाली विकसित किया है? तो कवच नामक। डोनेट ए पेंशन, बस इतना पूछा जाएगा आपसे इसमें कि डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो बताइएगा कि श्रम मंत्रालय द्वारा। अब श्रम मंत्रालय द्वारा इसका उद्देश्य क्या है? तो इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने यहाँ काम करने वाले कामगारों के प्रीमियम योगदान को दान कर सकता है। अब देखते हैं, सुनाते हैं आपको तेलंगाना के हैदराबाद में कि क्या हुआ। वहाँ पे हुआ कि 100% महिला स्वामित्व वाले भारत का पहला औद्योगिक पार्क खोला गया। क्या खोला गया? 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया? तो तेलंगाना के हैदराबाद में खोला गया। यह पार्क फिक्की महिला संगठन द्वारा तेलंगाना सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया है। राज्य सरकार महिला उद्यमियों को 10% अतिरिक्त सब्सिडी देगा। तो राज्य सरकारी महिला उद्यमियों को 10% अतिरिक्त सब्सिडी देगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आयुर्वेदिक पौधों को महत्व तथा मानव स्वास्थ्य पर उसके सकारात्मक प्रभाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई दिल्ली में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया। आरोग्य वनम में 215 आयुर्वेदिक पौधे शामिल हैं। सवाल आपसे इतना पूछा जाएगा कि रामनाथ कोविंद जो कि राष्ट्रपति हैं ने आयुर्वेदिक पौधों के महत्व तथा मानव स्वास्थ्य पर उसके सकारात्मक प्रभाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई दिल्ली में कौन सा वनम का उद्घाटन किया? तो आरोग्य वनम का उद्घाटन किया है। आरोग्य वनम रामनाथ कोविंद द्वारा।
अब देखिए, महाशिवरात्रि के अवसर पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाए गए, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ। महाशिवरात्रि के अवसर पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाए गए हैं। कितना? 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाए गए हैं। कहाँ? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। कब? तो महाशिवरात्रि के अवसर पर। संस्कृति मंत्रालय तथा कपड़ा मंत्रालय ने भारतीय हस्तशिल्प तथा कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए झरोखा कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम 13 राज्यों के 16 स्थानों पर स्थापित किया जाएगा। इसका पहला आयोजन भोपाल में किया गया। आपको याद रखना है कि झरोखा कार्यक्रम का पहला आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में। किसके द्वारा किया जाता है? तो 2 मंत्रालय आपको याद रखना है, एक कपड़ा मंत्रालय और एक संस्कृति मंत्रालय। आपको एक याद रखना है कि तमिलनाडु का जो थूथुकुडी, क्या नाम है? तमिलनाडु में थूथुकुडी में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया। भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया कहाँ? तो तमिलनाडु के थूथुकुडी में। यह संयंत्र सालाना 42 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न कर सकता है। संयंत्र का निर्माण सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड SPIC द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के बोधगया में भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। यह मूर्ति 30 फीट ऊंची तथा 100 फीट लंबी है। मूर्तिकार मिंटू पॉल है। आपको इस न्यूज़ से आपको कितने क्वेश्चन याद रखना है? देखिए, बिहार के जो बोधगया है, मतलब सीधा बिहार के गया में भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति, वो भी शयन मुद्रा में निर्माण किया जा रहा है। शयन मुद्रा में निर्माण किया जा रहा है सबसे लंबी मूर्ति, जिसकी लंबाई 100 फीट है और ऊंचाई 30 फीट की होगी। कहाँ? बोधगया में। और मूर्तिकार कौन है? मिंटू पॉल। बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई ने नई दिल्ली में भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है। यह स्टेशन एक ही समय में 5 इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकता है। तो बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई ने नई दिल्ली में भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है। पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में। किसके द्वारा? तो BSES के द्वारा। क्या है BSES? तो बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया। यह मूर्ति 9.5 फीट ऊंची है तथा यह गन मेटल से बनाई गई है। कौन से मेटल से बनाई गई है? तो गन मेटल से बनाई गई है। इसमें जो एलॉय इस्तेमाल किया गया है, गन मेटल। तो मूर्ति, अब आपको एक और सवाल का जवाब देना है कि गन मेटल किन किन धातुओं से मिलकर एलॉय बनाए जाते हैं। गन मेटल इज ए टाइप ऑफ एलॉय, और ये गन मेटल में कौन से धातु मिलाए जाते हैं? यह आपका इस वीडियो का दूसरा सवाल है, जिसका सवाल का जवाब आपको मेरे कमेंट बॉक्स में भेजना होगा। जिसका सही आंसर होगा मैं उसको हार्ट साइन दे दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे महाराष्ट्र में मोदी जी ने क्या किया है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया। कहाँ पे? तो पुणे में। नेक्स्ट न्यूज, दिल्ली की सरकार ने बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जांच के लिए स्कूल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की है। तो स्कूल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत कहाँ की है? कहाँ की सरकार ने? तो दिल्ली की सरकार ने। किसके लिए भाई? तो बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए। अब देखिए नेक्स्ट न्यूज, आपको पता होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह ने त्रिपुरा में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। अमित शाह ने कहा है कि त्रिपुरा में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। नेक्स्ट न्यूज, केंद्र सरकार ने परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए WHO का वैश्विक केंद्र गुजरात के जामनगर में खोलने की मंजूरी दी है। WHO का वैश्विक केंद्र गुजरात के जामनगर में खोलने की मंजूरी दी है। यह आयुष मंत्रालय के तहत स्थापित किया जाएगा। किस मंत्रालय के तहत? तो आयुष मंत्रालय के तहत। भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में गरीब समूहों को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंच में सहायता देने हेतु विश्व बैंक के साथ $125 मिलियन का ऋण समझौता किया है। भारत सरकार ने क्या किया है? वेस्ट बंगाल में गरीब समूहों को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंच में सहायता देने हेतु विश्व बैंक के साथ $125 मिलियन का ऋण समझौता किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज,
कह रहा है कि केरल हाई कोर्ट ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अवसर पर महिला न्यायाधीशों के पूर्ण पीठ का गठन किया। यह पीठ राज्य द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करेगा। आपको बस इतना याद करना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कौन से हाई कोर्ट ने, माने कहाँ के हाई कोर्ट ने महिला न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ का गठन किया, तो बताना है इसका आंसर केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट ने ही पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ का गठन किया है। ये क्या करेगा, तो यह करेगा, यह पीठ क्या करेगा, तो राज्य द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करेगा। राज्य द्वारा दायर याचिका की क्या करेगा, सुनवाई करेगा। अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में याद रखिए। इसने क्या किया है कि तेलंगाना के हैदराबाद में अपना सबसे बड़ा डेटा केंद्र स्थापित करने की खोज की है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी मार्च महीने में क्या कर दिया है कारनामा, कि तेलंगाना का जो हैदराबाद है उसमें अपना सबसे बड़ा डेटा केंद्र स्थापित करने की घोषणा कर दिया है। अब देखिए RIL रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड ने कारनामा क्या किया, दो कंपनी आपका कारनामा याद बता दिया, एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और शुरू में एक बताया था तमिलनाडु पेट्रो करके TPL करके बताया था। अब यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बता दिया, तेलंगाना में हैदराबाद में अपना सबसे बड़ा डेटा केंद्र स्थापित करेगा। और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने क्या करेगा कि मुंबई में भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करेगा, जिसे जियो वर्ल्ड सेंटर नाम दिया गया है। जियो वर्ल्ड सेंटर नाम दिया गया है। और क्या किया, तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने मुंबई में भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया, जिसे जियो वर्ल्ड सेंटर नाम दिया गया। यह एक बहुआयामी गंतव्य होगा जहां अपार्टमेंट, रेस्तरां, कैफे, कार्यालय, दुकानें, सांस्कृतिक केंद्र आदि कई सुविधाएं होगी। नेक्स्ट, अब देखिए मार्च महीने का मैंने सारा न्यूज़ आपको कवर करा दिया दोस्तों। देखिए ये मार्च महीने का आपको सारा न्यूज़ कवर हो गया। अब आपको मैं मार्च 2022 को ख़त्म करने के बाद फरवरी 2022 का न्यूज़ पढ़ाते हैं। तो फरवरी 2022 का न्यूज़ देखिए कितने पेज में है, तो इसमें भी अच्छे खासे हैं आ जाएंगे। तो आज आपको मैं फरवरी तक का कवर करवा देता हूँ, ठीक है, जहाँ तक होंगे। तो आइए हम लोग अब शुरू करते हैं फरवरी महीने का न्यूज। फरवरी महीने के न्यूज को अगर पढ़ें तो पहला न्यूज है गुजरात से। गुजरात के खिजड़िया पक्षी अभयारण्य। अब ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि लिख दिया जाएगा कि खिजड़िया पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो आपको बताएंगे गुजरात। तो गुजरात के खिजड़िया पक्षी अभयारण्य और उत्तर प्रदेश के बाखिरा वन्यजीव अभयारण्य, तो दो बहुत इंपॉर्टेंट आपको मिल जाएंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। एक बाखिरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। खिजड़िया पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो गुजरात में। खिजड़िया पक्षी अभयारण्य गुजरात में, बाखिरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। इन दोनों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। रामसर सूची में किसको किसको शामिल किया गया है, तो बाखिरा वन्यजीव अभयारण्य को और खिजड़िया पक्षी अभयारण्य को। खिजड़िया पक्षी अभयारण्य गुजरात में और बाखिरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। इसके साथ ही रामसर सूची में शामिल भारत के आर्द्र भूमि की संख्या 49 हो गई है। अब आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में भारत में आर्द्र भूमियों की संख्या, रामसर आर्द्र भूमि की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 49। सही ऑप्शन क्या होगा, 49। और अभी दो को कौन लास्ट किया गया है, तो खिजड़िया पक्षी अभयारण्य गुजरात का और बाखिरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का। दूसरा न्यूज़ देखिए, दूसरा न्यूज़ है 5 फरवरी का। 5 फरवरी को मोदी जी ने हैदराबाद में 11वीं सदी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहा गया। यह मूर्ति पंच लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता से बनी है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल, यहाँ से हिस्ट्री में भी आपसे सवाल पूछा जाएगा रामानुजाचार्य को जोड़ के, तो हिस्ट्री के भी क्वेश्चन आप तैयारी कर लेंगे। देखिए 5 फरवरी का न्यूज़ है 2022 का। उसमें क्या हुआ कि मोदी जी गए चुपचाप हैदराबाद में, और वहाँ 11वां शताब्दी का जो मतलब 11वां शताब्दी बोले तो 1000 से लेकर 1100 के बीच में एक भक्ति संत हुआ करते थे, बहुत ही प्रतिष्ठित। उनका नाम था रामानुजाचार्य। बहुत ही ज़बरदस्त इंसान थे रामानुजाचार्य। उनका एक 216 फीट ऊंचा प्रतिमा का अनावरण किए। क्या किए, अनावरण। और इसको स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहा जाएगा। मोदी जी ने क्या किए, 5 फरवरी 2022 को हैदराबाद गए और वहाँ 11वीं शताब्दी के एक संत थे, भक्ति संत थे रामानुजाचार्य। उनका 216 फीट ऊंचा प्रतिमा का अनावरण किया और उसको स्टैचू ऑफ इक्वलिटी
कहा जाएगा। और उस पता है मूर्ति बनाने में पांच प्रकार के पंच लोहा, मतलब जिसे कह सकते हैं 5 धातुओं का इस्तेमाल किया गया। एक सोना, चांदी, तांबा। सोना चांदी याद रखिए, तांबा पीतल और जस्ता इसका इस्तेमाल किया गया। देखिए नेक्स्ट न्यूज। अब नेक्स्ट न्यूज आपको आएगा 26 जनवरी 2022 का। जानते हैं आप लोग कि 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस होता है और उसका परेड में भाग लेने वाले 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया। 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने भाग लिया था 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में, और उसमें से उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया। उत्तर प्रदेश की झांकी का थीम क्या था दोस्तों, ये जो याद रख लीजिएगा, एक जिला एक उत्पाद तथा काशी विश्वनाथ धाम था। उत्तर प्रदेश की झांकी तो चुना गया, उसका थीम था एक जिला एक उत्पाद तथा काशी विश्वनाथ धाम। राजस्थान के जयपुर में भारत का दूसरा तथा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। देख लीजिए, राजस्थान का जो जयपुर शहर है वहाँ भारत का दूसरा तथा दुनिया का तीसरा, क्योंकि देखिए भारत का पहला तो आपको होगा पता, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। और वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई क्रिकेट स्टेडियम पूछे तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद का। और अगर भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम पूछे कहाँ बन रहा है, तो भारत के राजस्थान के जयपुर में बन रहा है। नेक्स्ट न्यूज कह रहा है भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थापित किया जा रहा है। यह प्रतिदिन 30 टन बायोमास से 1 टन हाइड्रोजन उत्पादन करेगा। फिर से ये न्यूज़ को बढ़िया से सुन लीजिए कि भारत का इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थापित किया जा रहा है। यह प्रतिदिन 30 टन बायोमास से 1 टन हाइड्रोजन उत्पादन करेगा। देखते हैं नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट मतलब न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन किया। इसकी क्षमता 550 टन प्रतिदिन होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन किया। इसकी क्षमता कितनी टन प्रतिदिन होगी, तो 550 टन प्रतिदिन होगी। मोदी जी ने क्या किया मध्य प्रदेश के इंदौर में, तो एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट का उद्घाटन कर दिए। अब देखिए कोविड-19, भारत कोविड-19 के खिलाफ जाइकोव-डी नामक DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस वैक्सीन का निर्माण अहमदाबाद स्थित जायडस कैडिला कंपनी द्वारा किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जाइकोव-डी नामक DNA वैक्सीन है, ये किस प्रकार का वैक्सीन है, तो DNA वैक्सीन है। और दुनिया का पहला देश बन गया है जाइकोव-डी, जो कि DNA वैक्सीन है, ये दुनिया का पहला देश बन गया है ऐसा लगाने वाला। और इस वैक्सीन का निर्माण जो हुआ है अहमदाबाद स्थित जायडस कैडिला कंपनी द्वारा। आपको याद रखना होगा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, उसके द्वारा 9.0 किलोमीटर लंबे अटल टनल को दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने मान्यता दिया है लंबे अटल टनल, आपको पता होगा अटल टनल के बारे में, 9.02 किलोमीटर है, उसने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने यह मान्यता दे दिया है। और ये कहाँ है, तो लेह मनाली राजमार्ग पर पूर्वी पीर पंजाल रेंज में 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह रोहतांग दर्रे से होकर जाती है। देखिए आपको याद रखना है कि अटल टनल 10,000 फीट की ऊंचाई पर है, और ये कहाँ है, तो ये लेह मनाली राजमार्ग पर है। जो लेह मनाली हाईवे है, नेशनल हाईवे है, उस पे है, पूर्वी पीर पंजाल रेंज में है, पूर्वी पीर पंजाल रेंज में है, और ये रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। दिसंबर 2024 तक सूरत गुजरात में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन स्थापित किया जाएगा। भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद के बीच शुरू होगी। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग को मिल गया है, तो इसको आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए कह रहा है
कि दिसंबर 2024 तक सूरत गुजरात में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन स्थापित किया जाएगा। तो पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन स्थापित कहाँ किया जाएगा? तो सूरत में। कहाँ है सूरत? गुजरात में। भारत की पहली बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ चलाई जाएगी? तो मुंबई से अहमदाबाद के बीच में, मुंबई और अहमदाबाद के बीच में पहला बुलेट ट्रेन। जीवा कार्यक्रम नाबार्ड द्वारा 11 राज्यों में शुरू होगा। जीवा कार्यक्रम किसके द्वारा होगा? तो नाबार्ड द्वारा 11 राज्यों में शुरू होगा। जीवा कार्यक्रम नाबार्ड द्वारा 11 राज्यों में शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो वाटर शेड और वाडी कार्यक्रम आदिवासी विकास से जुड़ी परियोजनाएं के तहत पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। तो जीवा कार्यक्रम कितने राज्यों में शुरू होगा? तो नाबार्ड के द्वारा 11 राज्यों में शुरू होगा। उद्देश्य क्या है? तो वाटर शेड और वाटर शेड और वाडी कार्यक्रम यानी कि आदिवासी विकास से जुड़ी परियोजनाएं हैं। इसके तहत पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट न्यूज। होप एक्सप्रेस। आपने होप एक्सप्रेस का नाम सुनिए कि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा शुरू की गई एक अत्याधुनिक मोजेक 3D विकिरण मशीन है। अत्याधुनिक मोजेक 3D विकिरण मशीन महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा शुरू किया गया है होप एक्सप्रेस। इसका उद्देश्य होगा राज्य में कैंसर की रोकथाम हेतु उपाय करना। राज्य में कैंसर के रोकथाम हेतु उपाय करने के लिए एक होप एक्सप्रेस लॉन्च किया है महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने। और ये कैसा मशीन है? तो 3D विकिरण है, मोजेक 3D विकिरण मशीन है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तथा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुंगेर जिला में गंगा नदी पर बने रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया। यह पुल नेशनल हाईवे 33B पर निर्मित है तथा परियोजना की कुल लंबाई 14.5 किलोमीटर है। कितना है परियोजना की कुल लंबाई? तो 14.5 किलोमीटर है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुंगेर जिला बिहार में गंगा नदी पर बने रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया। और ये पुल कहाँ है? तो नेशनल हाईवे 333B पर निर्मित है तथा परियोजना की कुल लंबाई 14.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखिए न्यूज। रेल मंत्रालय ने कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए किशनगंज दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की स्थापना की मंजूरी दी है। किशनगंज ये बता रहा है कि दिल्ली वाला किशनगंज, वहाँ रेल मंत्रालय ने कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की स्थापना की मंजूरी दी है। 13 से 16 फरवरी तक राजस्थान के जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन किया। इसके तहत क्षेत्रीय नृत्यों को प्रदर्शित किया गया। तो मांडू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। और 13 से 16 फरवरी तक राजस्थान के जैसलमेर में कौन सा महोत्सव? मरु महोत्सव राजस्थान के जैसलमेर में 13 से 16 फरवरी तक। और मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में। तेलंगाना में 16 से 19 फरवरी तक कोया जनजाति द्वारा मेदा राम जतारा। तेलंगाना में 16 से 19 फरवरी तक कोया जनजाति द्वारा मेदाराम जतारा महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके लिए केंद्रीय जनजाति मामले मंत्रालय द्वारा 2.26 करोड़ रुपया आवंटित किए गए। यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। तेलंगाना में 16 से 19 फरवरी तक कोया जनजाति द्वारा मेदाराम जतारा महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके लिए केंद्रीय जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा 2.26 करोड़ रुपया आवंटित किए गए। यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन है? तो मेदाराम जतारा महोत्सव। ये मनाया गया 16 से 19 फरवरी और 13 से 16 फरवरी। ध्यान दीजिएगा, 13 से 16 फरवरी और उसी दिन चालू हो गया 16 से 19 फरवरी। 13 से 16 फरवरी में जैसलमेर में मनाएगा मरु महोत्सव और फिर तेलंगाना में मनाया गया मेदाराम जतारा। शिक्षा मंत्रालय का बात सुनिए। उन्होंने 2022 से 27 की अवधि के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य वयस्क शिक्षा को प्रोत्साहित करना। सरकार ने वयस्क शिक्षा को सभी के लिए शिक्षा में बदल दिया है। शिक्षा मंत्रालय 2022 से 27 की अवधि के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य क्या है? तो वयस्क शिक्षा को प्रोत्साहित करना। सरकार ने वयस्क शिक्षा को सभी के लिए शिक्षा में बदल दिया है। तो देखिए नेक्स्ट न्यूज। भारत की आयुर्वेदिक कंपनी डाबर इंडिया कंपनी का नाम सुने होंगे। यह एक आयुर्वेदिक कंपनी है। उसने क्या किया है कि भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन बन गई है? तो आप लोग को अभी मैंने बताया डाबर इंडिया।
वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 27,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे का पुनर्चक्रण कर इसने यह उपलब्धि हासिल कर ली है। तो इसने यह उपलब्धि हासिल कर ली है कि 2021-22 के दौरान 27,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे का पुनर्चक्रण कर इसने यह उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट न्यूज, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने भारत में वर्ष 2024 तक कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य निर्धारित किया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री एक कौन है? तो आर.के. सिंह। उन्होंने भारत में वर्ष 2024 तक कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो वो क्या है? आर.के. सिंह ने भारत, पहले केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आपको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे हैं मगर मोटी बातें हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कौन है? आर.के. सिंह। उन्होंने क्या किया है कि भारत में वर्ष 2024 तक कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा कृषि में शून्य डीजल उपयोग, जैसे शून्य कार्बन इमिशन है ना, उसी के तहत शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य निर्धारित किया है। सौभाग्य योजना के तहत घरों में सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान को प्रथम स्थान मिला है। सौभाग्य योजना के तहत घरों में सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान को प्रथम स्थान रहा है। सौभाग्य योजना के तहत घरों में सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो प्रथम स्थान मिला है। एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम यस बैंक द्वारा जारी किया गया। एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम यस बैंक द्वारा जारी किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल वित्त पोषण को बढ़ावा देना। उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल वित्त पोषण को बढ़ावा देना। उद्देश्य क्या है? तो कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल वित्त पोषण को बढ़ावा देना। केरल के इडुक्की जिले के बागामोन में कारवा पार्क का निर्माण किया जा रहा है। इस पार्क में व्यक्तियों के आराम के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं जैसे इंटरनेट, किचन, सोफा, फ्रिज, एसी इत्यादि उपलब्ध होगी। केरल के इडुक्की जिले के बागामोना में कारवा पार्क का निर्माण किया जा रहा है। केरल के कौन सा जिला? इडुक्की जिला में। इडुक्की जिला के बागामोन में कारवा पार्क का निर्माण किया जा रहा है। कौन सा पार्क? तो कारवा पार्क का निर्माण किया जा रहा है। इस पार्क में व्यक्तियों के आराम के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं जैसे इंटरनेट, किचन, सोफ़ा, फ्रिज, एसी इत्यादि उपलब्ध होंगे। कितनी अच्छी बात है, बताइए तो कितना केरल तरक्की कर गया कि वो अपने पार्क में भी इंटरनेट, किचन मतलब खाना पकाइए जाइए, सोफ़ा सो जाइए, फ्रिज, एसी इत्यादि उपलब्ध होगा। सोचिए कितना मतलब कि इडुक्की जिला तरक्की किया है। कारवा पार्क है उसका नाम। असम सरकार के कहानी सुनिए। असम से न्यूज आ रहा है कि वो जो गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। इस नेविगेशन सिस्टम के साथ रात की पहली यात्रा गुवाहाटी से उत्तरी गुवाहाटी के बीच की गई। असम सरकार भी पीछे नहीं रहा। उन्होंने क्या किया कि गुवाहाटी में जो ब्रह्मपुत्र नदी है तो वहाँ पे नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू कर दिया है और उसने पहली यात्रा शुरू भी कर दिया है। गुवाहाटी से उत्तरी गुवाहाटी के बीच की गई है। अब नेक्स्ट न्यूज़, भारतीय रेलवे जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अंजी नदी पर भारत का पहला केबल से बना रेल ब्रिज का निर्माण करेगा। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत निर्मित किया जाएगा। भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अंजी नदी पर भारत का पहला केबल से बना रेल ब्रिज का निर्माण करेगा। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक परियोजना के तहत निर्मित किया जाएगा। इसकी ऊंचाई 331 मीटर की होगी। कितनी मीटर? 331 मीटर। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कई राज्यों में खेती में कीटनाशकों के छिड़काव हेतु गरुड़ एरोस्पेस लिमिटेड की एक पहल किसान ड्रोन यात्रा की शुरुआत की। इसके तहत भारत के 16 राज्यों के 100 गांवों में 100 किसान ड्रोन स्थापित किए गए। मोदी जी ने क्या किए? तो भारत के कई राज्यों में खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव हेतु गरुड़ एरोस्पेस लिमिटेड के एक पहल किसान ड्रोन यात्रा की शुरुआत की। किसान ड्रोन की यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आइए अब देखते हैं, आपको एक आर्ट एंड कल्चर से आपको सुनाता हूँ न्यूज। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय है, आप जानते हैं संस्कृति मंत्रालय, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, उन्होंने कर्नाटक में के हम्पी, जहाँ कर्नाटक के हम्पी, वहाँ पे क्या किया कि 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवाय
एतनम भारतीय मंदिर वास्तुकला का आयोजन किया। इसका उद्देश्य बस इतना है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखना है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कर्नाटक के हम्पी में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनाम भारतीय मंदिर वास्तुकला का आयोजन किया। इसका उद्देश्य भारत की संस्कृति विरासत को संरक्षित रखना है, बस इतना ही। दिल्ली कैबिनेट में जिसके बारे में जान लीजिए दिल्ली से, तो भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क की स्थापना की मंजूरी दे दी है। यह पार्क ई कचरे को सुरक्षित तरीके से पुनर्चक्रण करेगा। फिर से सुनिए दिल्ली कैबिनेट का न्यूज। दिल्ली कैबिनेट ने भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह पार्क ई कचरे का सुरक्षित तरीके से पुनर्चक्रण करेगा। नेक्स्ट, 28 फरवरी को 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला की शुरुआत की गई है। इस वर्ष फोकस देश कौन रहा? बांग्लादेश। अब 28 फरवरी को याद करिएगा, फरवरी के आखिरी दिन क्या हुआ कि 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का शुरुआत किया गया। इस पुस्तक मेला का फोकस देश कौन रहा? तो बांग्लादेश। तो बेस्ट टू हेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम ये चालू किया गया है सिडबी द्वारा। एक सिडबी कैसा है? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है सिडबी। इसके द्वारा बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम चालू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? जो उद्देश्य देखिए बहुत ही अच्छा उद्देश्य है बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशंस का। जो पश्चिम बंगाल में जो सुंदरबन के क्षेत्र में जो रहने वाली महिलाओं हैं, तो उनको क्या किया जा रहा है कि वहाँ जो मछलियाँ स्किल्स है उसे आभूषण तथा शोपीस बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है सुंदरबन के महिलाओं को। हरियाणा का न्यूज देखिए। हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित एक आपको अरावली जैव विविधता पार्क है। अरावली जैव विविधता पार्क कहाँ है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में। उसको क्या किया है कि भारत का पहला अन्न प्रभावी क्षेत्र संरक्षण उपाय OECM घोषित किया गया है। अच्छा, आपको सोच रहे हैं कि OECM क्या होता है? तो देखिए, IUCN द्वारा OECM का दर्जा उन क्षेत्रों को दिया जाता है जो जैव विविधता का संरक्षण तो करते हैं लेकिन संरक्षित क्षेत्र नहीं आते हैं, फिर भी उसका संरक्षण किया जाए तो उसको कहा जाता है OECM का दर्जा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो IUCN ने। तो हरियाणा के जो गुरुग्राम में है वहाँ पे अरावली जैव विविधता पार्क है, उसको भारत का पहला OECM घोषित किया गया है। अब देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, सवाल है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो डॉक्टर मनसुख मांडविया। देखिए, उन्होंने गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत किया है। 4.0 की शुरुआत किया है। पूछा जाएगा कि गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत किसने किया? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया। इसका उद्देश्य पूछा जाएगा तो बताइएगा कि बच्चों में पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना। इस मिशन के तहत गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को शामिल किया गया है। तो गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 में किसको शामिल किया गया है दोस्तों? तो शामिल किया गया गर्भवती महिलाएं और बच्चों को भी शामिल किया गया है। तो अब हम लोग को बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ में बढ़ेंगे हम लोग, तो आ जाते हैं जम्मू कश्मीर का न्यूज़। वो जम्मू कश्मीर का लगे 2 न्यूज़ है। तो देखिए, पहला जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग का न्यूज़ है। उसमें क्या किया गया है कि जो आपने इग्लू सुने होंगे, इग्ली जनजाति जो कि कनाडा में निवास करता है और नॉर्थ अमेरिका के जो कनाडा शहर देश है उसमें निवास करता है। तो जो दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू जो है, इग्लू कैफ़े खोला गया है। यह कैफ़े बर्फ़ से बना हुआ है जिसे स्नो इग्लू कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 37.5 फीट तथा चौड़ाई 44.5 फीट है। मैं इग्लू जो कनाडा में जो आदिवासी लोग रहते हैं उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो उन लोग जो घर बनाते हैं उसी को इग्लू कहा जाता है। मुझे उस आदिवासी का भी माइंड में याद नहीं आ रहा है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो वही जो इग्लू का घर था, इग्लू जिसको घर कहते हैं, तो दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खोला गया है जिसको स्नो इग्लू कहा जाता है। दूसरा देखिए जम्मू कश्मीर का न्यूज़ क्या है। जम्मू कश्मीर ने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम में शामिल होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। मतलब जम्मू कश्मीर में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, मतलब आपको लाइसेंस एक ही जगह से सब कुछ मिल जाएगा। इसके माध्यम से क्या होगा? औद्योगिक सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है।
मतलब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करिए, आपको सारे लाइसेंस मिल जाएंगे, जिससे क्या होगा कि निवेशक व्यापार हेतु आवेदन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा। अब देखिए डार्कथॉन 2020 के बारे में। डार्कथॉन 2020 में क्या हुआ कि एनसीबी द्वारा 15 फरवरी को नई दिल्ली में डार्कथॉन 2020 का आयोजन किया गया। एनसीबी के द्वारा 15 फरवरी को नई दिल्ली में डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? तो मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए समाधान ढूंढना। डार्कथॉन 2022 का क्या उद्देश्य था? तो मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए समाधान ढूंढना। बिहार सरकार का न्यूज़ देखिए, उसने क्या किया है बिहार सरकार ने कि 1932 में मुंगेर में आप एक दंगा पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों की याद में 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तो ये तो बिहार से न्यूज़ हो गया, मैंने बिहार करंट अफेयर का, कि बिहार सरकार ने बोला है कि शहीद दिवस मनाएंगे हम 15 फरवरी को। भाई किस लिए? तो मुंगेर में एक दंगा हुआ था जिसमें पुलिस द्वारा 34 स्वतंत्रता सेनानियों को मार दिया गया था, उन्हीं की याद में शहीद दिवस हम लोग मनाने वाले हैं 15 फरवरी को। ऐसा बात मुंगेर में बिहार सरकार ने कहा है। और ये घटना जो हुआ था मुंगेर का, वो 1932 में ही हुआ था। नासिक, अब महाराष्ट्र का नासिक शहर का देखिए। अब देखिए नासिक जो कि महाराष्ट्र में है, भारत की पहली स्तर 3 की मोबाइल जैव सुरक्षा प्रयोगशाला की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत में नए उभरते हुए वायरल रोगों की जांच करना, जो बहुत ज़्यादा वायरल रोग होते हैं उसकी जांच करना है भारत के नासिक में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और राष्ट्रीय पोषण संस्थान, इन्होंने संयुक्त रूप से हैदराबाद में राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा मिलकर किया गया है। प्रोजेक्ट आरोहण जो है असम सरकार द्वारा एक प्रोजेक्ट है आरोहण, जो शुरू किया है असम सरकार ने टाटा ग्रुप के सहयोग से। ये 4 वर्ष कार्यक्रम को शुरू करेगी। इसका उद्देश्य है छात्रों का मार्गदर्शन करना तथा उनके कौशल को सुधारना है। विश्व आर्थिक मंच WEF तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA ने सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम को शुरू किया। इसके तहत 2 साल में भारत के 5 से 7 शहरों को डीकार्बोनाइज्ड किया जाएगा। नेक्स्ट 2 ईयर में 5 से 7 शहरों को डीकार्बोनाइज्ड किया जा रहा है एक प्रोग्राम के तहत। उस प्रोग्राम का नाम है सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम। सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम एक प्रोग्राम है जो करवाएगा WEF और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स मिलके एक प्रोग्राम चला रहा है सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम। इसके तहत 2 साल में भारत के 5 से 7 शहरों को डीकार्बोनाइज्ड किया जाएगा। हम देखेंगे नेक्स्ट न्यूज, मध्य प्रदेश का न्यूज। यहाँ कह रहा है कि भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है। इसकी क्षमता 1.7 मेगावाट होगी। मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है। इसकी क्षमता कितना होगा? 1.7 मेगावाट। मध्य प्रदेश में क्या होगा कि भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है। तो कहाँ? तो मध्य प्रदेश में, और उसकी क्षमता क्या होगा? 1.7 मेगावाट। अब देखिए ये वाला बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, ओशियंस 2022 सम्मेलन। भारत में पहली बार ओशियंस 2022 सम्मेलन हुआ है। इसका आयोजन IIT मद्रास और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने किया है और IIT मद्रास ने मिलकर किया है। यह वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं का द्विवार्षिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य है समुद्री प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, मौसम अनिश्चितता आदि से निपटने पर विचार विमर्श करना। इसका थीम क्या था? तो इंस्पायर इनोवेटिव सस्टेन। भारत में पहला ओशियंस 2022 सम्मेलन का आयोजन IIT मद्रास और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने किया है। इसका उद्देश्य क्या था? तो समुद्री प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, मौसम अनिश्चितता आदि से निपटने पर विचार विमर्श करना। थीम क्या था? तो इंस्पायर इनोवेटिव सस्टेन। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना की अवधि को 2026 तक बढ़ा दिया है। इसकी शुरुआत 2013 में ही की गई थी, जिसका उद्देश्य था उच्च शिक्षण संस्थानों को वित्त पोषण करना है। अब भारतीय रेलवे का दौर देखिए। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत T49 सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, जो भारत की सबसे लंबी सुरंग होगी। इस सुरंग की लंबाई 12.758 किलोमीटर है। कौन सा सुरंग? तो भारतीय रेलवे द्वारा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत T49 सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। कौन सा सुरंग का निर्माण? T49 सुरंग। ये क्या है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग है। इस सुरंग की लंबाई 12.758 किलोमीटर होगा। 12.758 किलोमीटर का T49 सुरंग हो जाएगा, जो कि भारत की सबसे लंबी सुरंग होगा। और किसके द्वारा? तो भारतीय रेलवे द्वारा। कौन सा रेल लिंक परियोजना के तहत? तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला के तहत। नेक्स्ट, राज्य संस्कृति और संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर राजस्थान में भारत की सबसे बड़ी छात्र करियर काउंसिलिंग परामर्श 2022 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया। इसमें छात्रों तथा शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। देखिए, राज्य संस्कृति और संसदीय कार्य मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल कौन है? तो राज्य संस्कृति और संसदीय कार्य मंत्री। उन्होंने क्या किया है कि बीकानेर, जो कि राजस्थान में है, भारत की सबसे बड़ी छात्र करियर काउंसिलिंग परामर्श 2022 का आयोजन किया है। ठीक है, इस कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया। इसमें छात्रों तथा शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। अब देखिए, दिल्ली पुलिस का हम न्यूज़ बताते हैं कि स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत करने वाला देश का पहला पुलिस बन गया है। दिल्ली पुलिस क्या बन गया है? तो स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत करने वाला देश का पहला पुलिस बन गया है। इसके तहत भारी भरकम शस्त्र लाइसेंस बुकलेट की जगह अब एक स्मार्ट कार्ड अपने पास रखना होगा। इसके लिए शस्त्र ऐप भी लाया गया है। राजस्थान का न्यूज देखिए। चंबल नदी के बारे में जानते होंगे। तो चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण किया जा रहा है। इस घंटी का वजन 82,000 किलो है। चंबल रिवर फ्रंट पर कौन से दुनिया का सबसे बड़ा घंटी का निर्माण किया जा रहा है? चंबल रिवर फ्रंट पर क्या किया जा रहा है? तो सबसे बड़ा घंटी का निर्माण किया जा रहा है। बस इतना याद रखिए। कहाँ है चंबल नदी? तो राजस्थान वाला। तो केंद्र सरकार ने प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करने वाले 54 चीनी ऐप को बैन कर दिया है। इससे पूर्व 2020 में 270 चीनी ऐप बैन किए गए थे। 69, देखिए सवाल ये बस पूछा जाएगा कि जो हम चीनी ऐप बैन करते हैं तो वो केंद्र सरकार ने कौन सी नियम के तहत? तो बताइए, केंद्र सरकार ने प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत हम लोग ने चीनी ऐप को बैन कर दिया है। अब देखिए, केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने विशाखापत्तनम में ड्रेजिंग संग्रहालय निष्कर्षण सदन की स्थापना की। इसमें विभिन्न प्रकार के ड्रेजिंग के ऐतिहासिक मॉडल प्रस्तुत किए हैं। ड्रेजिंग जल निकायों से मलबा निकलने की तकनीक है। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने विशाखापत्तनम में ड्रेजिंग संग्रहालय की स्थापना की। इसमें विभिन्न प्रकार के ड्रेजिंग के ऐतिहासिक मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं। तो ड्रेजिंग जल निकायों से मलबा निकालने की तकनीक है। वेदांता लिमिटेड की तेल और गैस उत्पादक कंपनी केयर्न्स ने राजस्थान के बाड़मेर में तेल भंडार की खोज की है, जिसे दुर्गा नाम दिया गया है। पूछा जाएगा कि इनमें से दुर्गा क्या है? तो बताइएगा कि केयर्न्स कंपनी ने राजस्थान के बाड़मेर में तेल भंडार की खोज की है। फिर से न्यूज को सुनिए। वेदांत लिमिटेड की तेल और गैस उत्पादक कंपनी, वेदांता लिमिटेड एक कंपनी है, ग्रुप है, उसका एक शाखा है, मानी यूनिट है, तेल और गैस उत्पादक कंपनी, जिसका नाम है केयर्न। तो केयर्न ने राजस्थान के बाड़मेर में तेल भंडार की खोज की है, जिसका नाम दुर्गा रखा गया है। भारतीय कंपनी वेदांता कौन सी कंपनी है? वेदांता भारतीय कंपनी है। भारत में सेमीकंडक्टर्स के निर्माण के लिए दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता कंपनी फॉक्सकॉन ताइवान की कंपनी है। फॉक्सकॉन कहाँ की कंपनी है? तो ताइवान की कंपनी है। तो फॉक्सकॉन के साथ समझौता किया या भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देगा।
फिर से देखिए, भारतीय कंपनी एक कौन है, वेदांता। उन्होंने भारत में सेमीकंडक्टर्स के निर्माण के लिए दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता कंपनी फॉक्सकॉन के साथ समझौता किया। यह भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देगा। तो आपको याद रखना है कि वेदांता ने सेमीकंडक्टर्स उसको बनाना है, जिसके लिए उसने दुनिया का जो सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता कंपनी है फॉक्सकॉन, जो कि एक ताइवानी कंपनी है, उसके साथ समझौता कर दिया गया है। इंस्टाग्राम ने वैश्विक स्तर पर टेक ए ब्रेक फीचर को लॉन्च किया है। इंस्टाग्राम ने कौन सा फीचर लॉन्च किया है, तो टेक ए ब्रेक। इसके तहत सोशल मीडिया की लत को छुड़ाने से लोगों की सहायता की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया है कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहर कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया है, तो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है। इसके तहत भूमिहीन किसानों को 6,000 रुपया प्रति वर्ष 2 किस्तों में प्रदान किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है। इसके तहत भूमिहीन किसानों को 6,000 रुपया प्रति वर्ष 2 किस्तों में प्रदान किए जाएंगे। 22 फरवरी 2022 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम 22 फरवरी 2022 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कौन सा कार्यक्रम किया जाएगा, तो विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्घाटन कोविंद ने किए थे, रामनाथ कोविंद ने, जो कि राष्ट्रपति हैं, ने वर्चुअल माध्यम से किया। इसके उद्देश्य छात्रों को विज्ञान की ओर आकर्षित करना है। देखेंगे हम लोग नेक्स्ट न्यूज, जो कि मणिपुर राज्य से है। उसने पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है, मतलब वहाँ मालगाड़ी नहीं जाता था मणिपुर में, लेकिन अब मणिपुर में भी मालगाड़ी जाने लगा। पहली मालगाड़ी मणिपुर की रानी गौडिन्य स्टेशन पर पहुँची। तो पहली मालगाड़ी कहाँ पहुँचा, तो रानी गौडिन्य स्टेशन पर। अब भारतीय सेना से देखिए, उसने क्या किया है कि हिमाचल प्रदेश के महू में अपनी तरह का पहला हैकाथॉन सैन्य रण क्षेत्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों के प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञों का सत्र आयोजित किया गया। तो भारतीय सेना ने क्या किया, हिमाचल प्रदेश के महू में अपनी तरह का पहला हैकाथॉन सैन्य रण क्षेत्रम का आयोजन किया गया है। ठीक है। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या किया कि विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मृति सिक्का जारी किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विष्णु शर्मा द्वारा एक रचित पंचतंत्र है, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो विष्णु शर्मा द्वारा, तो उस पर पहला रंगीन स्मृति सिक्का जारी किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने बेहतर नागरिक सेवा के लिए एपी सेवा पोर्टल 3.0 लॉन्च किया। इसके माध्यम से दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक सेवाओं के लिए को लाभ घर बैठे ले सकते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने बेहतर नागरिक सेवा के लिए एपी सेवा पोर्टल 3.0 लॉन्च किया। इसके माध्यम से दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक सरकारी सेवाओं को लाभ घर बैठे ले सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज, संस्कृति मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए एसबीआई के साथ समझौता किया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय ऐतिहासिक धरोहरों को बढ़ावा देना तथा जीआई उत्पादों को प्रसिद्धि दिलाना है। संस्कृति मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए एसबीआई के साथ समझौता किया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय ऐतिहासिक धरोहरों को बढ़ावा देना तथा जीआई उत्पादों को प्रसिद्धि दिलाना है। नेक्स्ट सवाल न्यूज हरियाणा का है। हरियाणा के जो कैबिनेट है उसने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस बिल के जरिए राज्य में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। हरियाणा कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दिया है। मन्नार की खाड़ी नेक्स्ट देखते हैं कि मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी में जैव विविधता के संरक्षण हेतु तमिलनाडु सरकार ने नागपट्टिनम में मरीन एलिट फोर्स का गठन किया। इसके तहत संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा की जाएगी। कहाँ, तो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में जैव विविधता के संरक्षण हेतु तमिलनाडु सरकार ने नागपट्टिनम में मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है। नागपट्टिनम में कौन सा फोर्स का, तो मरीन एलिट फोर्स का गठन किया गया है।
पूछा जाएगा कि मरीन एलिट फोर्स कहाँ गठन किया गया, तो नागपट्टिनम तमिलनाडु सरकार ने के द्वारा किया गया है। किसके लिए, तो पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी का जो जैव विविधता है उसके संरक्षण हेतु। अब देखिए गोवा का न्यूज है कि गोवा में देश का पहला अल्कोहल म्यूजियम यानी शराब म्यूजियम बनाया गया है। अल्कोहल गोवा की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। 500 साल पुराने अल्कोहल फेनी का स्वाद पर्यटकों को आकर्षित करता है। अल्कोहल जो एक फेनी है उसका स्वाद पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। ये 500 साल पुरानी अल्कोहल है फेनी, उसका स्वाद पर्यटकों को आकर्षित करता है। तो देखिए गोवा में तो यहाँ शराब का म्यूजियम बना दिया गया, बिहार में तो ड्राई स्टेट कर दिया। ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है। तो धरना दिया जाएगा सारे शराब पीने वाले के द्वारा, हम तो वैसे नहीं पीते हैं। नेक्स्ट न्यूज, नई दिल्ली में तीन मूर्ति भवन में प्रधानमंत्री संग्रहालय का निर्माण किया गया। नई दिल्ली में 3 मूर्ति भवन में प्रधानमंत्री संग्रहालय का निर्माण किया गया। इस संग्रहालय में सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के जीवन को प्रदर्शित किया गया है। इस संग्रहालय में सभी पूर्व प्रधानमंत्री के जीवन को प्रदर्शित किया गया है। कहाँ पे, तो नई दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में। 3 मूर्ति भवन है नई दिल्ली में, वहाँ प्रधानमंत्री संग्रहालय का निर्माण किया है। ये हमको अंदाज़, मेरे नज़र से ये बहुत ही अच्छा पहल है कि सारे प्रधानमंत्री का, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू से लेकर अभी मोदी जी तक के प्रधानमंत्री हैं, इनका जीवन को प्रदर्शित किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हम लोगों को। कुछ प्रधानमंत्री सभी के सभी हमारे देश के प्रधानमंत्री अच्छे ही बने हैं, ये हमारे देश का सौभाग्य है। कोई भी प्रधानमंत्री हमारे देश में ऐसा मतलब खराब नहीं बने हैं। हमारे देश के सारे प्रधानमंत्री बहुत ही अच्छे बने हैं। फिनटेक ओपन समिट ये देखिए क्या है, इसमें 7 से 28 फरवरी तक नीति आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम पूछा जाएगा। फिनटेक ओपन समिट किसके द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो नीति आयोग द्वारा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा शुभारंभ किया गया। अश्विनी वैष्णव द्वारा इस फिनटेक ओपन समिट को उद्घाटन किया गया। उद्देश्य क्या था, तो फिनटेक कंपनी तथा इससे जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देना। फिनटेक कंपनी तथा इससे जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देना फिनटेक ओपन समिट का उद्देश्य था। पर्वतमाला योजना, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहाड़ी क्षेत्रों, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र कौन है भारत के, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर सारे राज्य, वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए इस योजना की शुरुआत की है। इस उद्देश्य इन क्षेत्रों में स्थानीय रेलवे, केबल, रोपवे आदि का विस्तार करना है। पर्वतमाला योजना समझ में आ गया क्या है, तो सारे जो पर्वतीय राज्य हैं वहाँ के लिए स्थानीय रेलवे, केबल, रोपवे आदि का विस्तार करना है। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के 3 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दे दी है। होशंगाबाद अब नर्मदापुरम हो जाएगा, बाबई अब माखन नगर हो जाएगा, शिवपुरी अब कुंडेश्वर धाम हो जाएगा। होशंगाबाद, नर्मदापुरम, बाबई, माखन नगर, शिवपुरी, कुंडेश्वर धाम। शिवपुरी का नया नाम कुंडेश्वर धाम, बाबई का नया नाम माखन नगर, होशंगाबाद, नर्मदापुरम। भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 सबसे ज़्यादा मीडिया को निशाना बनाने वाले राज्यों की सूची। भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 सबसे ज़्यादा मीडिया को निशाना बनाने वाले राज्यों की सूची। प्रथम स्थान जम्मू कश्मीर। मुंबई में भारत की पहली जल टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई। यह नवी मुंबई को दक्षिण मुंबई और बेलापुर से जोड़ेगी। मुंबई में भारत की पहली जल टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई। यह नवी मुंबई को दक्षिण मुंबई और बेलापुर से जोड़ेगी। हिमाचल प्रदेश का न्यूज़ देखिए, हिमाचल प्रदेश का जिला है मंडी, वहाँ पहला जैव विविधता पार्क खोला गया। इसका उद्देश्य एक ही है, संकटापन्न पार्कों की रक्षा। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क खोला गया। अब देख लेते हैं और 2 न्यूज़ और देख लेते हैं फरवरी मंथ का, फिर मैं ये वीडियो को ख़त्म कर दूंगा, फिर लेके आऊँगा जनवरी दिसंबर का न्यूज़ नेक्स्ट वीडियो में। उड़ीसा ने मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक नर्सरी खोलने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य मैंग्रोव वनों का संरक्षण करना है। तो उड़ीसा ने क्या किया है, तो मैंग्रोव प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक नर्सरी खोलने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य क्या है, तो मैंग्रोव वनों का संरक्षण करना। अरुणाचल प्रदेश के तवांग शहर में देश का दूसरा सबसे ऊंचा पहला लद्दाख में तिरंगा फहराया गया। यह तिरंगा 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है तथा झंडे की लंबाई 104 फीट है। यह झंडा तवांग के नगमगप्पा नटमे बुद्ध पार्क में फहराया गया है। फिर से इसको सुना देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ का शहर है तवांग, वहाँ देश का दूसरा सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया।
पहला लद्दाख में फहराया गया, दूसरा अरुणाचल प्रदेश के तवांग शहर में। और जो तवांग शहर में फैलाया गया वो 10,000 फीट ऊंचाई में परिस्थित है और झंडे की लंबाई 104 फीट है। यह झंडा तवांग के नगंगप्पा नटवे बुद्ध पार्क में फहराया गया। तो अब आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां से मैं आपको चालू करूंगा जनवरी 2022 से दिसंबर 2021 तक। तो अब आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी अपने इस वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों अब आप लोग से विदा लेता हूँ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग अपने चरित्र को इस प्रकार बनाएंगे कि महिलाएँ आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद।